नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे दो मुद्दों पर। एक तो एलएसी पर जो तनाव है उसे लेकर, और दूसरा जो G20 की जो समिट शुरू हुई है, जिसमें कि बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली पहुंच गए हैं और उनकी भी मुलाकातें होंगी इस समिट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज पांडे, जो इस वक्त फ्रांस की यात्रा पर हैं, उन्होंने एक दो रोज पहले एक बड़ा गंभीर बयान दिया। और हालांकि एक आर्मी चीफ को यही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि एलएसी पर जो हालात हैं वो स्थिर हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित हैं। मतलब अभी खैरियत है, लेकिन कल का नहीं मालूम। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आप इनको अलग अलग चैनलों में देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर गुलरेज शेख के नाम से, और उसका भी गुलरेज मैंने शेख। लिंक, जी, मैंने उसका लिंक जो है आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे सब्सक्राइब करें और उनका उम्दा किस्म का जो एनालिसिस है आप वो बखूबी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। तो डॉक्टर साहब, मैंने अपने इंट्रो में ही आपको बताया कि ये जो स्थिर हालात हैं एलएसी में, हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा है, लेकिन अप्रत्याशित हैं। और उधर बाइडेन और उनकी जो मुलाकात हो रही है जिनपिंग की, उसे लेकर तो ये चीजें आपको किधर जाती दिख रही हैं? देखिए, मनोज जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है। ये बात सच है कि 7 में से 5 पॉइंट के ऊपर आपसी संवाद के थ्रू जो कमांडो लेवल पे बातचीत हुई है उसमें टेंशन खत्म हुआ है, फौजें पीछे गई हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि फौज का जो जमावड़ा चीन ने अपनी तरफ कर रखा है वो उसका मिरर कॉपी हमने भी अपनी तरफ कर रखा है। वो अपने आप में कोई साधारण स्थिति नहीं होती है। दूसरी चीज, मनोज जी ने पहले भी ये बात कहा है, मतलब आर्मी चीफ बनने के पहले भी उन्होंने एक बात कही थी कि चाइना उसके क्षेत्र में एलएसी की उस तरफ डुअल यूज के विलेजेस बना रहा है। डुअल यूज के विलेज मतलब उसमें वो गांव के लोगों को भी बसाएगा, लेकिन उनका उपयोग जो है वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह, बैरक्स की तरह भी कर सकता है। उनकी बनावट जो होगी वो मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने पहले कहा था। और हम भी इन सब चीजों के लिए किसी तरह के आगे होने वाले फेस ऑफ के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत भी हो रही है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं त्रिवेणी जी, कि जहां तक चीन का विषय है एक लंबा संघर्ष चलना है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों एक साथ चलेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो एलएसी की स्थिति है उसमें दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी निर्मित कर रहे हैं अपनी तरफ का, वो भी निर्मित कर रहे हैं, फौजें उधर भी हैं उसकी तरफ, हमारी तरफ भी फौजें हैं, लेकिन बातें भी चल रही हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट भी चलेगा, कोऑपरेशन भी चलेगा। कोऑपरेशन इसलिए चलेगा क्योंकि हम एक जिस प्रकार के ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, जो जो सप्लाई चेन से चीन उसका महत्वपूर्ण अंग है। और ये अंग आज नहीं 40-50 साल में बना है, तो एकदम से वो डीकपलिंग भी नहीं हो सकती। आज यूनाइटेड स्टेट्स का भी आप बयान देखिए, उन्होंने भी ये कहा है कि चीन जो है उनके भी सप्लाई चेन्स के लिए इसेंशियल है। अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी मतलब जैसे हमारे वित्त मंत्री होते हैं उसी प्रकार से आप उसको कह सकते हो, कि यूएस की वित्त मंत्री ने क्या कहा कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसमें चीन के बरक्स हिंदुस्तान को वो बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। लेकिन कोई भी चीज जो होती है त्रिवेणी जी, चुटकी बजा के कभी नहीं होती।
जो सप्लाई चेन्स पिछले 30-40 साल में बनी है वो 1-2 साल में खत्म नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि चीन के साथ हमारा कोऑपरेशन भी रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी है, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति परिस्थितियां हैं उसमें बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चीन भी नहीं चाहेगा, स्पेशली जब जब वो यूएस को भी एक तरह से हीट यूएस की तरफ से भी फेस कर रहा है। लेकिन हाँ, तैयार रहने की आवश्यकता है और इसीलिए मिलिट्री जो है हमारी टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहती है। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे जिस तरह का रवैया चीन का था, आपने देखा कि जब शी जिनपिंग तीसरी बार चुने गए और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम हांगकांग तो हमारा है ही, ताइवान को हम कब्जे में ले लेंगे, और उसने एक एग्रेसिव पोस्चर दिखाना शुरू किया। उसने फौज को तैयार रहने को कहा। हालांकि इधर हमारे राजनाथ सिंह जी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कोर कमांडर्स की मीटिंग में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बल्कि उन्होंने कहा फौज तैयार रहेगी किसी भी स्थिति को का सामना करने के लिए। तो इस तरह की जो एग्रेशन चीन की ओर से दिखाया जा रहा है, और उसमें हम कितना माने, मतलब उन्होंने, मनोज पांडे ने, जो हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने ये भी कहा कि चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। नहीं तो किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये सब चीजें सामने हैं, मिक्स है सब चीजें। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, देखिए, चीन के साथ विश्वास नहीं करने के कारण है, एक ऐतिहासिक कारण है कि चीन जो बातें करता है उससे मुकर जाता है। तो चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए जिस प्रकार का डिप्लॉयमेंट वहां होता है चीन के द्वारा, उसी प्रकार का हम भी करते हैं। और अभी देखिए, चाइना दूसरी तरफ से पाकिस्तान को भी मजबूत करता है, उसके हाथों को मजबूत करता है। अभी वो जो उनके एडवांस रडार्स हैं, जो सैटेलाइट्स को देख सकते हैं, वो पाकिस्तान को दे रहा है। अब पाकिस्तान का लगभग 70 से 80% एरिया के ऊपर हमारी सैटेलाइट्स की निगरानी रहती है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि सैटेलाइट को शूट कर सके, लेकिन उसको ये तो मालूम पड़ सकता है इन रडार से कि कहीं कि हिंदुस्तान कब उसको कॉन्फ्लिक्ट के समय वॉच कर रहा है, या फिर किसी प्रकार से वो जैम करने की कोशिश कर सकता है चीजों को। तो ये सब भी चीन करता है, उस पर उस तरफ भी करता है। आप ये देखिए कि उनके जो J-20 फाइटर्स हैं, वो उसकी भी बात आती है कि वो पाकिस्तान को देगा। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वो साथ काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी करते हैं। तो हमको तो दोनों तरफ से चीजों को देख के चलना है। और चाइना पे हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक बात है ताइवान की, जरूरी नहीं है त्रिवेणी जी की ताइवान के विषय पे हम बीच में आए। मैं तो दूसरी चीज सोचता हूँ हमेशा, और हो सकता है कि आप इत्तेफाक रखें नहीं रखें, मेरा मत कुछ और है। मैं ये सोचता हूँ कि जिस दिन चाइना ताइवान पे हमला करे, वो समय सबसे मुफीद है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का। हम उस समय बैक चैनल से चाइना से बात कर सकते हैं कि तुमको जो करना उधर करो, हम आंख बंद करके रखेंगे, हम बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन हम जो इधर कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं बीच में आओगे। तो मैं तो जी कहता जी। हूं कि वो एक स्वर्णिम समय हो सकता है हिंदुस्तान के लिए कि पीओके को हम वापस ले लें। नहीं नहीं तो डॉक्टर साहब, क्या पीओके? ताइवान को अलग रखें चीज को, ताइवान जी। को हिंदुस्तान का मत मिलाए, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे फ्रांस की यात्रा पर गए हैं, और उसको भी काफी से देखा जा रहा है, मतलब कि ये महत्वपूर्ण है ये यात्रा। तो जी। इधर ये चीन का जो रवैया है, वो हम देख रहे हैं। एलएसी पर हम तनाव बरकरार ही है, चीन पीछे नहीं हटा है, बल्कि वहां हम्म, निर्माण कार्य चल रहे हैं पूर्वी लद्दाख, जहां उसके आसपास। तो जी। ये इन सारी चीजों को मिलाकर अगर हम देखें, फिर कैसे इसका, आप क्या लगता है कि आप तो कह रहे हैं कि देखिए दोनों ही चीजें चलेंगी, यानी कि व्यापार भी चलेगा और नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दोनों चीजें चलेगी। देखिए, मत भूलिए त्रिवेणी जी कि हम एससीओ के भी सदस्य हैं, और अगले साल एससीओ की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास आने वाली है।
हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, हम ब्रिक्स की बैंक में भी निवेश करते हैं, और हमको अभी नहीं पता कि आगे जाके भारत क्या करेगा, लेकिन यदि ब्रिक्स किसी प्रकार की करेंसी को निर्मित करता है तो हो सकता है कि भारत उसमें भी साथ में रहे, क्योंकि उससे हमारा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी और डॉलर में ट्रेड, अगर सपोज करें कि ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है, जैसा कि सिरिल रामाफोसा ने जो कहा है कि ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करने की इच्छा रखता है, और यदि ब्रिक्स के देश किसी एक करेंसी को बनाकर आपस में ट्रेड करते हैं, तो फिर हमको क्रूड ऑयल के परचेज के लिए डॉलर नहीं देना पड़ेगा, और डॉलर देने से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और हमारी विदेशी मुद्रा का कोष भी खराब होता है। तो ये सब चीजों से हम बचेंगे, तो हम हो सकता है उसमें भी कॉपरेट करें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चीन के साथ कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट एक साथ चलेगी, लेकिन मुझे ये पर्सनली नहीं लगता कि छोटी मोटी झड़पों से बढ़कर चीन से 62 की तरह या किसी और प्रकार की जंग होगी, क्योंकि चीन भी जानता है कि भारत से जंग करने का मतलब ये है कि फिर अमेरिका भी भारत को पूरी मदद देगा। टेक्नोलॉजी में हमको बूट्स की जरूरत नहीं है। उस स्थिति परिस्थिति में आप देखिए कि रशिया जैसी शक्ति को भी यूक्रेन जैसे छोटे से देश से लड़ने में आसानी नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। और माना जा रहा है कि उनके भी लगभग 1400 के आसपास तो टैंक गए हैं, तो 1400 अगर टैंक उनके फुटे हैं, तो एक टैंक पे 4 से 5 जो चालक हैं वो भी मारे गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए, आप बात कीजिए कि जो स्वतंत्र सोर्सेज है उनके माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में चाइना जानता है कि उसकी भी हालत खराब हो जाएगी और फिर खतरा उस पर बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान से कोई बड़ी जंग वो भी नहीं करेगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ कोऑपरेशन चलेगा, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। अभी तक लोग कहते थे मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, लेकिन देखिए ये एक पर्चा है, मैं एक आध दिन इस पे भी बात करूंगा अगले हफ्ते। ये जो पेपर है ना, रिसर्च डॉक्यूमेंट, ये है क्विंसी इंस्टीट्यूट का, और ये अमेरिका का बहुत नामजद थिंक टैंक है। इसमें ये कहते हैं मैनेज्ड कंपटीशन, अ यूएस ग्रैंड स्ट्रेटजी फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं अभी। तो मतलब वो मान रहे हैं कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर बन चुकी है, उसके एक पोल हम भी हैं, एक पोल चीन भी है, एक पोल रूस भी है, एक पोल यूरेशिया में टर्की भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में उनको मैनेज्ड कंपटीशन करना है, मतलब चीजों को मैनेज करने का समय है अमेरिका के लिए भी। तो जब अमेरिका के लिए चीजों को मैनेज करने का समय है भाई साहब, तो चीन आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। चीन आज भी 7 नैनोमीटर से कम की सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना पा रहा है। चीन की टेक्नोलॉजी मिसाइल्स को छोड़ दे तो फिर अमेरिका के सामने स्टैंड नहीं करती है। तो उसको कितना मैनेज करना पड़ेगा। वो उसके पास में एक बड़ा न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ी फौज है, और ये जो हमारी फौज है चीन के बरक्स ये वॉर प्रिपेयर्ड फौज है, क्योंकि हमने इतनी सारी जंगें लड़ी हैं। चीन ने 67 के बाद तो कोई जंग नहीं लड़ी, वियतनाम की जंग के बाद उसमें भी उन्होंने खूब नुकसान उठाया था। तो और गलवान में उन्होंने आंकड़े छुपाए अपने, उन्होंने आंकड़े छुपाए। तो पहली बार देखिए, आप ये देखिए कि 67 के बाद चीन को पहली बार मालूम पड़ा कि जब एक अभी तक तो वो उन्हीं के लोगों से लड़ती थी उनकी फौज, अपने स्थानीय जनता से। जब एक विदेशी फौज से लड़ते हैं तो लड़ना क्या होता है, अभी तो हाथ पैर से ही लड़े। तो चीन भी ये गलती नहीं करेगा, उसको भी चीजों को मैनेज करनी है। इसलिए कहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट भी होगी और कॉपरेशन भी होगा। और मैं तो कहता हूं, देखिए हो सकता है कि मुझसे मेरी बात से बहुत से लोग जो है सहमत नहीं हो, लेकिन जिस दिन चीन ताइवान पर हमला करता है वो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पीओके को वापस ले ले, क्योंकि फिर वो दो फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान भी कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर सकते हैं कि अब तुम पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे, बिल्कुल वो दो फ्रंट नहीं खोल सकता उस वक्त, सही कह रहे हैं। उसमें हम कुछ देखिए कुछ उनको गारंटी दे सकते हैं इस प्रकार की कि ठीक है, तुम्हारा जो पीओके में आपका निवेश है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, व्यापार के रूप में आप उसका यूज कर सकते हैं, उसमें हम किसी तरह की पार्टनरशिप उस रूट पे कर सकते हैं, उस पर हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। हम तुम्हारा जो ये रोड जा रहा है उसको हम नहीं खराब करेंगे, लेकिन तुम बीच में इंटरफेयर मत करो। तो ये भी डिप्लोमेसी हो सकती है। देखिए डिप्लोमेसी, देखिए मैं तो दूसरी बात कहता हूं त्रिवेणी जी, डिप्लोमेसी इसको कहते हैं कि सामने वाले को बोलो कि गो टू हेल, और वो आपसे पूछे कि रास्ता तो बता दो भाई साहब, हेल का रास्ता किधर से है।
हाँ, बड़ी मजेदार बात कही आपने। डॉक्टर साहब, अब जरा ये जो G20 समिट जो चल रही है बाली में, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भेंट की है शी जिनपिंग से, दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई है। क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच जो बातचीत है, क्योंकि बाइडेन ने इस मीटिंग से पहले, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था हम चीन से ये पूछेंगे क्या कि वो अपनी, अब उसकी कोई रेड लाइन है जिसको वो क्रॉस करने जा रहा है। और देखिए, पहली आज जो बात तो बात ये है कि मैं जी अपने देश से बात शुरू करूं तो मोदी जी ग्लोबल ग्रोथ के विषय में बहुत जोर देकर बात करने वाले हैं। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि जो ये रूस की जो वॉर हुई है यूक्रेन से, उसमें दुनिया भर में जो फूड एंड और एनर्जी की सिक्योरिटी है वो हैम्पर हुई है, विशेषकर जो अफ्रीकन कंट्रीज है, मतलब ग्लोबल साउथ। और भारत जो है आज के समय ग्लोबल साउथ का रियल नेता जो है नेतृत्व करता है। जमाने में चीन करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान करता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ से तो जो चाइना है उसको नुकसान पहुंचाता है। आप अफ्रीका में देखिए, एक तरह का कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, न्यू कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका चाइना ने शुरू कर दिया है। तो अब नो लॉन्गर चाइना इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इट इज इंडिया विच इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। फिर कोविड की वजह से हेल्थ की जो चीजें हैं, हमने वैक्सीन बहुत दिए हैं, हम उस पर बात करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे डेफिनेटली मोदी जी बहुत जोर देने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, इस पर हमारा देश बात करेगा। अब आप जो पूछ रहे हैं शी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो बैठक हुई है, इसमें आप देखिए कि इसका टाइमिंग देखिए। इसका टाइमिंग ये है कि अब मध्यावर्ती चुनाव के नतीजे आ चुके हैं लगभग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और सेनेट पे कब्जा जो हो चुका है वो जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी का हो चुका है। जिस रेड वेव की जो रेड कलर है वो उसका सूचक है रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी का। वो जो बात हो रही थी कि रेड वेव आ रही है, वो रेड वेव नहीं आई है। कांग्रेस में बहुमत मिला है रेड्स को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, और सेनेट में मिला है अपर हाउस में जो बाइडेन की पार्टी को। तो जो बाइडेन साहब है उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है और ट्रंप को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। तो हो सकता है कि ट्रंप को उनकी पार्टी नॉमिनेट भी नहीं करे। ये भी बात आ रही है शायद फ्लोरिडा के गवर्नर जो है उनको पार्टी के डोनर्स ज्यादा पसंद करते हैं जो रिपब्लिकन गवर्नर है। तो ये सब चीजें भी चल रही है, लेकिन एक बात है, ट्रंप के पास अभी बहुत पैसा है, खुद का नहीं। वो जो उन्होंने ये मिड टर्म पोल्स के लिए इकट्ठा किया था डोनर्स से, और जिन जिन को वो बैकिंग कर रहे थे उन्होंने ढंग से उन पे खर्च भी नहीं किया, अपने पास किया वो पैसा कि वो मेरे 2024 में काम आएगा। अब ऐसे एनवायरमेंट में जब एक तरह से पॉलिटिकल पावर जो बाइडेन का बड़ा है, लग रहा था कि बुरी तरह से हारेंगे वो, तब ये बैठक हो रही है। और अब ये 2 साल उनके पास चीजों को स्टेबल करने के हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे चाइना से भी के कम हो। वो ये भी चाहेंगे अब यूक्रेन की जो लड़ाई है वो हो सकता है खत्म हो जाए। और मुझे सबूत मिलते हैं, सबूत ये कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि some sanctions on Russia could remain place even after any eventual settlement with Moscow। मतलब कहते हैं कि कुछ किसी प्रकार का एग्रीमेंट भी रूस के साथ होता है तो सैंक्शंस रहेंगे, मतलब ज्यादातर सैंक्शन जी तो आप घुमा के पकड़ो बात जाएंगे। कुछ सेक्टर तो क्रीमिया के एनेक्सिएशन 2014 में हुआ था उसके बाद भी थे। तो एक जी पार्ट ये हिंट जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो एक इसमें जनरल में एक कि यूनाइटेड स्टेट्स कंसर्न है से उनका जो म्यूनिशन है, शस्त्र है, उसका जो वो बहुत रैपिडली रहा है और उसको बनने में, तो आप ये समझ सकते हैं
कि यूक्रेन में अमेरिका ने इतना अम्यूनेशन दिया है। हमेशा ये कहता रहा हूँ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो अमेरिका से जंग लड़ रहा है और बहुत अच्छी जंग लड़ रहा है उस हिसाब से। जब स्ट्रीट जनरल देखिए राइट विंग है, अमेरिकन राइट, और वो जब ये बात है वहां पर कंसर्न है एक सेक्शन में कि म्यूनिशन के रहे हैं, इसका मतलब ये निकालिए किसी तरह का पीस। और देखिए संभावनाओं को हम लोग करते हैं, वो अध्ययन करने के बाद मैंने कहा था कि से जो दिखता है इसमें अब मुझे लगता है कि रूस गवर्नमेंट करेगा, उन्होंने है तो उसी जनसंख्या थी है, और अब वो ऐसा ही जैसे उसने ग्रूजनी, जैसे उसने एलोपो पूरे शहर को तरह। लेकिन अब ये यूएस सेक्रेटरी के बयान से तो है कि अमेरिका चाहता है कि तो यूक्रेन के बीच ऐसा तो नहीं कि एक आवाज है रही आपको कुछ आवाज वो हो रही है, जिससे मैंने बताया ना, डिस्टर्ब हो रही है आवाज थोड़ा। पता नहीं क्यों हो रही है। आप ईयरफोन निकालिए नहीं, ये वही जी, उसका प्लग निकालिए। अब नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है, इसी वजह से हो रही थी वो। तो कहां से शुरू करूं मैं? प्रॉब्लम है जी। हेलो, हाँ, तो कहां से शुरू? तो ये जो बैठक हो रही है ना, ये मध्यावर्ती चुनाव में जो बाइडेन का बेहतर प्रदर्शन के उपरांत हो रही है। मैंने अभी बताया था कि वॉल स्ट्रीट जनरल कहता है अमेरिका का कि अमेरिका के म्यूनिएशन का जो भंडारण है उसमें काफी तेजी से गिरावट आई है। इन्होंने इतना यूक्रेन को असलाह दिया है और इसीलिए जो है ना यूक्रेन इतना लड़ पा रहा है। वो रशिया जो है अमेरिका से लड़ रहा है और बहुत अच्छा लड़ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि पूरा वेस्ट ब्रिटेन भी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है। और अब अमेरिका चाहता है कि इस चीज को रोका जाए, हम कंटिन्यू नहीं दे सकते। तो हो सकता है कि ये जो खार्किव से रिट्रीव, खरसोन से रिट्रीव किया है रशिया ने, कुछ ऑलिव ब्रांच दी हो यूक्रेन को कि अब ठीक है ये आप रख लो, क्योंकि वो वैसे भी जो खरसोन है वो नीपर रिवर के उस तरफ है, तो इस तरफ हम उस तरफ तुम टेबल पे बैठ के बात कर लेते हैं। और डोंबास वगैरह तो उसने ले ही लिया है, उसने अपने संसद से रेटिफाई भी कर लिया है ड्यूमा से। तो ये हो सकता है कि रशिया ने भी एक ऑलिव ब्रांच दी है, पीठ पीछे अंदर से कुछ बातें चल रही है। तो दोनों संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। या तो हो सकता है कि रशिया अगर वास्तव में स्ट्रेटेजिकली हटा है तो खैरसोन के ऊपर आप देखेंगे हेवी आर्टिलरी से बम्बार्डमेंट होगा, जैसा कि उसने चेचनिया की वॉर में किया था 90s में ग्रुजनी के ऊपर, या फिर एलोप्पो सीरिया में किया था। अब वैसा ही हो सकता है वो खैरसोन पे करे। तो समझ लेना फिर पीठ पीछे कुछ बात नहीं हुई है, ये स्ट्रेटेजी है। और यदि ऐसा नहीं होता है और आपको दिखता है इसके बाद कि टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है साहब। और अमेरिका ने करवाया है, कहीं ना कहीं प्रेशर डाला है जेलेंस्की पर, क्योंकि जेलेंस्की अभी तक कहता था कि जब तक रशिया में रेजीम चेंज नहीं होता, पुतिन नहीं हटते, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब वो बात करने को तैयार हो चुका है रशिया से। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेशर है और इसमें ये सब बातें हो रही है। मतलब अमेरिका और जो बाइडेन शायद चाहते हैं कि अगले 2 साल स्टेबल रहें। वो चीन से भी शायद इतना फसाद नहीं चाहेंगे अभी, वो रूस से भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो चुनाव होगा उसमें फिर वो चाहेंगे कि या तो उनको सेकंड टर्म मिले या उनकी पार्टी को मिले। अब ये डिपेंड करता है उनकी सेहत कैसी रहती है 2 साल, क्योंकि इस उम्र में जाके 2 साल भी 20 साल जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इस मीटिंग में आखिरी सवाल है, इस G20 समिट में प्रधानमंत्री जी की जिनपिंग से मुलाकात की क्या संभावना है? देखिए मैं इस पे अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चाइना ने या प्रधानमंत्री जी
ने सोचा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एक ऑलिव ब्रांच जिसमें शी जिनपिंग ने दी है। और शी जिनपिंग ने जब दी है, जब मोरवी के ब्रिज का हादसा हुआ तो उसने अपनी कॉन्डोलेंसेस और संवेदनाएं भेजी थी। बिल्कुल। एक तरफ से उसने भी एक हाथ आगे किया है, लेकिन अब बॉर्डर की स्थितियां क्या है प्रधानमंत्री जी और अच्छी डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे बेहतर जानती है, उस हिसाब से वो निर्णय लेंगे। और उससे पहले आपको मालूम हुआ, अब अभी जयशंकर जी ने जो बयान दिया था उसकी भी बड़ी तारीफ की चाइना ने, अभी कल जी, परसों जो उन्होंने बोला नहीं है। मैं वही उसके कह रहा हूँ अलावा कि कहीं कहीं ना कहीं चाइना भी चाहता है कि चीजों को, देखिए दो चीजें हैं, वहां पर भी इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है। जब इकोनॉमी चीन में अच्छी नहीं है और कोविड के बाद उसको वापस से रीओपन करना है, तो वो भी चाहेगा शायद कि चीजों को वापस थोड़ा सा नॉर्मलाइज करे। ट्रेड एंड कॉमर्स, देखिए साहब, धंधा जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है, तो धंधा वो भी चाहेगा ठीक हो, धंधा अमेरिका भी चाहेगा ठीक हो। और इसलिए शायद वो ये भी चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे संबंध वापस से शुरू हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ जो और चाइना के एम्बेसडर थे वो भी जब यहाँ से गए। मेरी जी एक बात मत भूलिए कि यदि जी जी। रशिया चाइना चाहते हैं कि कुछ नई करेंसी वाला सिस्टम बनाना, कि ब्रिक्स कंट्रीज की निर्भरता केवल डॉलर पे नहीं रहे, तो वो बिना हिंदुस्तान के नहीं हो सकता, क्योंकि चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो वहां पर हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल। तो एकदम इतनी सही बड़ी कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था के सहयोग के बिना वो चीज भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने कहा कि चीन टू वॉर फ्रंट नहीं खोलेगा तो नहीं, मोर्चा नहीं खोल सकता। और दूसरी बात यह है, नहीं चीन खुलेगा, के नहीं नहीं खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा। नहीं हाँ, खोल नहीं खोल पाएगा। पाएगा। और दूसरा और मेरा अभी ये कहना है कि अगर वो ताइवान पे हमला करता है तो सबसे मुफीद समय है पीओके को वापस लेने का। पीएको को वापस ले देगा। ये जो आपने की बड़े कांटे की बात की, बहुत कांटे की बात आपने की है डॉक्टर साहब। आपने समय निकाला और बहुत उम्दा एनालिसिस दिया आपने। आपका एनालिसिस भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, जब भी लोग कमेंट करते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं आपकी एनालिसिस की। आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद डॉक्टर साहब। जय हिंद।